कोई डाउट तो नहीं है? बाकी पढ़ाई चल रही है नेक्स्ट वीक टेस्ट की? बहुत अच्छा, अच्छे हंसते हुए चेहरे दिख रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि टेस्ट में तुम लोग गायब हो जाओ, हंसते हंसते क्लास पार कर दो। डेट बताएंगे तो तुम लोग गायब तो नहीं होगे? पक्का? कब लें बताओ, तुम लोग बताओ। नेक्स्ट वीक लेना है ना, इस वीक तो तुम लोग को प्रिपरेशन का टाइम मिला है। नेक्स्ट वीक कब? जब तुम लोग बोलो। क्या हो गया? थर्सडे ले लें? पक्का? कोई बच्चा गायब तो नहीं होगा? फिर अगले थर्सडे तक हम क्लास में नहीं बैठने देंगे, अगर पास हो गए तो भी। ठीक है, एब्सेंट हुए तब तो आना ही नहीं, फिर अगले हफ्ते तक अपने आप ही मत आना। और अगर तुम लोग के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो भी हम देखेंगे कि जो आंसर लिखा है वो कैसे लिखे हैं। तो काफ़ी बार ये होता है कि बच्चे अच्छा लिखते हैं, कोशिश वो लोग पूरी करते हैं, वैसे तो 50% पास होना चाहिए पर हम 40% भी पास कर देते हैं। हमने सीए वाले बैच में भी किया था, जो बच्चे भाग गए थे या जो छुट्टी ले लिए था वो लोग तो अगले हफ्ते तक आए ही नहीं, क्योंकि वो लोग क्लास के बाहर ही फिर खड़े रहे, उनको क्लास नहीं अटेंड करने दी। बाकी उनका मेरे ख्याल से कितने मार्क्स का था, 12.5 पासिंग थे, तो फिर हमने 10 पासिंग कर दिया था, क्योंकि जो बच्चों ने लिखा था उससे दिख रहा था कि उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है, पर आंसर चलो उनके गलत हो गए, केस लॉ गलत हो गए, पर उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश करी थी। तो वो यही बस हमें देखना था कि वो लोग किस तरीके से लिख रहे हैं। तो अगर तो हमें दिखा है कि किसी बच्चे ने अच्छी कोशिश करी है तो हम खुद ही पास कर देते हैं। कुछ बच्चों को क्लास में आने दिया था, 10 नहीं आए थे तो भी, और जिन बच्चों के बिल्कुल ही नहीं आए थे और जो बच्चे छुट्टी कर गए थे उनको तो वैसे भी नहीं आने दिया। तो तुम लोग पेपर देना, पहला पेपर है, अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी आएंगे कोई बात नहीं, इस बार अच्छे नहीं आएंगे तो अगली बार अच्छे आएंगे, अगली बार नहीं आएंगे तो उसके टेस्ट में अच्छे आएंगे। जब तक हमारी पूरी बुक कवर होगी तब तक तुम लोग के अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, तो एग्ज़ाम में तुम लोग के एसबीसी में अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो माने नहीं देंगे, पर फेल कभी होता है ना, कुछ बच्चों के 0-0 नंबर भी आते हैं। तो अगर फेल हुए भी लेकिन आंसर से हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बच्चे ने कम लिखा है, काफ़ी बार होता है ना कि हम लोग को इतना लिखना है, कम लिखा है, इस वजह से हमने मार्क्स नहीं दिए, तो हम आने देते हैं क्लास में। पर हमें तुम लोग के आंसर से दिखना भी चाहिए कि बच्चे ने पढ़ा था, ये ना हो कि पढ़ाई नहीं है, बस बच्चे जो हम एक नॉर्मल प्रोसीजर बता देते हैं वही तुम लोग लिख के चले आ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। पेपर हम बिल्कुल डायरेक्ट देंगे, कोई केस स्टडी नहीं देंगे, डायरेक्ट जैसे आपका इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट ही देंगे। बस हमें इस पेपर में ये देखना है कि तुम लोग कितना लिखोगे, क्या लिखोगे, बस। तो अगले थर्सडे फिर हम ऑफिस में भी बोल देंगे तुम लोग का टेस्ट होगा, हम क्वेश्चन पेपर इनको नेक्स्ट वीक तक दे देंगे, ठीक है। अभी तक में कोई डाउट तो नहीं है? घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो? मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर रहे हो, कि वो लोग अभी भी बोलते हैं कि कुछ नहीं पढ़ते, कि वो बोलते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है हमारा? बोलते हैं? चलो बढ़िया है। हम लोग को फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन से स्टार्ट करना था ना, इसके पहले तो कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि हमारा ये जो स्ट्राइक ऑफ होता है ये वाइंडिंग अप का एक ऑल्टरनेटिव होता है। स्ट्राइक ऑफ उन कंपनीज का होता है जो हम लोग पढ़ते हैं नॉन ऑपरेटिव है, जो कोई काम कर ही नहीं रहे, जो इनकॉपरेट हुए लेकिन 1 साल तक उन्होंने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, या फिर काम करते करते 2 साल तक वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं और आगे वो डोरमेंट भी नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि हम आगे काम करेंगे भी नहीं, या फिर उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने 6 महीने तक सब्सक्रिप्शन अमाउंट ही नहीं दिया है, तो शेयर्स का पैसा ही नहीं आया है। जब पैसा ही नहीं आया है तो कंपनी काम स्टार्ट कर ही नहीं पा रही है, तो आरओसी इंक्वायरी वगैरह बिठाता है, और अगर आरओसी सेटिस्फाइड है कि कंपनी में काम नहीं चल रहा और आगे चलेगा भी नहीं, वो आपको स्ट्राइक ऑफ कर देता है। कौन सा फॉर्म भेजता है आरओसी आपकी कंपनी में नोटिस के लिए? STK 1। और अगर हम खुद से आरओसी को अप्लाई करते हैं, और एक और तीसरा कौन सा फॉर्म है, उसमें क्या होता है? जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो आरओसी हमें नोटिस देता है ऑफिशियल गजेट में, वो STK 7 है। तो 3 फॉर्म्स ही हम लोग को अभी तक याद करते हैं। तो यहाँ पे है फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल। अब जो आप एप्लीकेशन देते हो रिमूवल की, हम लोग STK 2 में आरओसी को अप्लाई करते हैं कि आप हमारी कंपनी को का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो, क्योंकि हम इतना लंबा सा वाइंडिंग अप का प्रोसीजर इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि कंपनी में ज़्यादा काम है ही नहीं, असेट है नहीं, लायबिलिटी है नहीं, तो इतना ज़्यादा कोर्ट का इंटरफेरेंस करके क्या करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन में भी आपको झूठ नहीं बोलना, ये ना हो कि काम चला। हम लोग ने बोला कि कुछ नहीं काम चला, मतलब कुछ भी नहीं चला। आपकी कंपनी ने ना नाम चेंज करा, ना ऑब्जेक्ट चेंज करा, ना स्टेट चेंज, कुछ भी काम नहीं चला, ना कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, ना चल रहा है, ना विड्रॉ किया गया है, कुछ भी काम आपकी कंपनी में नहीं चल रहा है।
तो जब हम लोग अप्लाई भी करते हैं तो आरओसी देखता है कि तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि कंपनी में काम चला, तुम झूठ बोल के स्ट्राइक ऑफ करना चाहते हो, क्योंकि अगर सच का पता चलेगा तो स्ट्राइक ऑफ ऑप्शन नहीं है, तुम्हें इतना लंबा बाइंडिंग अप का प्रोसीजर ही अपनाना पड़ेगा। तो आप झूठ बोल के शॉर्टकट अपनाना चाहते हो तो आरओसी को कभी भी ऐसा लगेगा। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था, डायरेक्टर्स वगैरह अप्लाई करते हैं कि हमारी कंपनी फुल्ली सॉल्वेंट है, हमारी कंपनी पास इतने एसेट है, ये सब, तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, कौन भेजता है, डायरेक्टर्स वगैरह भेजते हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी। फिर हम लोग पढ़ते हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। हम ये नहीं मानेंगे कि कंपनी ने गलती करी है, क्यों? क्योंकि दिमाग किसका चला है, आपका चला है। भले ही कंपनी के नाम पे एप्लीकेशन आ रही है कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो, लेकिन कंपनी खुद तो अप्लाई नहीं कर सकती, कंपनी के लोग ये दिमाग लगाएंगे। तो जो लोग ये दिमाग लगाएंगे उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और हो सकता है उस समय आपकी गलती ना भी पकड़ी जाए, कंपनी डिसॉल्व हो गई, स्ट्राइक ऑफ हो गई, बाद में कुछ लोगों ने क्लेम कर दिया कि कंपनी ने तो झूठ बोला था, कंपनी तो उस समय काम कर रही थी, तो बाद में भी आपकी कंपनी का नाम रीस्टोर कर दिया जाएगा। और भले ही उस समय आप डायरेक्टर नहीं हो क्योंकि कंपनी बंद है, तो भी आपको यही माना जाएगा कि कंपनी एग्जिस्टेंस में है और आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो वो हम लोग अब पढ़ेंगे। fraudulent application for removal of name if it is found that an application by a company has been made with the object of evading का मतलब क्या होता है, वेव करना, वेव करने का मतलब कम करना, लायबिलिटीज को पे नहीं करना। हमने आपका पैसा देना, काफी लोग होते हैं आपका पैसा लेके भाग गए, शहर ही छोड़ के भाग गए, तो हम लोग इसलिए अपनी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करें क्योंकि हम कुछ लायबिलिटीज से बचना चाहते हैं, हम पे ऑफ करना नहीं चाहते और हमने अपने बुक्स वगैरह में भी छुपा दिया है। हो सकता है आप दूसरे स्टेट के बंदे हो तो आरओसी भी इतनी इंक्वायरी नहीं कर पाया, उसने देखा कि हाँ ये बंदा तो है ही नहीं, तो उसने कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करा दिया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था लायबिलिटीज को इवेड करना। इवेड करने का मतलब होता है वेव ऑफ कर देना। वेव ऑफ का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज को पे ना करना, कम कर देना, छुपा लेना। ऑफ द कंपनी और विद द इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव का मतलब होता है चीट द क्रेडिटर्स और टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, या फिर क्रेडिटर्स को चीट करना। अल्टीमेटली हमारा मोटिव ये है कि आपका या जिन भी लोगों का पैसा देना है हम पे ना करें, कंपनी को बंद कर दें, असेट्स बेचें, लायबिलिटीज हम दिखाएंगे ना या कम दिखाएं, तो जितना ज़्यादा पैसा बचेगा उतने आपस में ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें। The person in charge of management of company shall, notwithstanding that the company has been notified as dissolved, be liable for the following. पर्सन इन चार्ज, शेयर होल्डर तो होते नहीं है, पर्सन इन चार्ज कौन होते हैं, कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, एमडी हैं, तो इन लोगों की जिम्मेदारी थी। शेयर होल्डर ने तो आए और उन्होंने वोट कर दिया, अप्रूवल मिल गई, हम स्ट्राइक ऑफ के लिए चले गए। तो लेकिन कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, हमारे डायरेक्टर्स या फिर कंपनी की जो भी हमारे एमडी वगैरह हैं, तो उनके ऊपर लायबिलिटी पड़ेगी जॉइंटली और सेवरेबली। सेवरेबली का मतलब क्या होता है, सेपरेटली। liable to any person or person who has incurred loss or damage as a result of a company being notified as। अब कंपनी को आरओसी ने डिसॉल्व भी कर दिया, डिसॉल्व मतलब स्ट्राइक ऑफ भी कर दिया बाद में, लेकिन अगर लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हमारा भी इतना पैसा बाकी था, कंपनी ने चीट कराया, कंपनी तो उस समय एग्जिस्टेंस में थी, तो जो पर्सन इन चार्ज है उन सबके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर तो 2 ही 3 डायरेक्टर थे तो उन लोग के ऊपर, अगर बहुत सारे लोग थे सब इस चीज़ में पकड़े गए तो कंपनी भले ही बंद हो गई है तो भी उस समय जो कंपनी के मैनेजमेंट में था उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जिन जिन लोगों का पैसा देना है आप लोग पर्सनली उन लोगों का पैसा पे करोगे। बाकी इस एक्ट में इस फ्रॉड की जो भी पेनल्टी वगैरह है वो भी आपके ऊपर लागू, तो लोगों का पैसा भी आप पे करोगे, प्लस कंपनी एक्ट के सेक्शन 447 में जो भी पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड है वो भी आपको पे करनी है। द रजिस्ट्रार हैज बीन एम्पावर्ड टू रिकमेंड प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब जेल, प्लस अगर बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान किया है, कंपनी से चीटिंग करी है, पर्सन से चीटिंग करी, आरओसी को झूठ बोला है, तो जेल भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जेल ही हो, देखा जाएगा कि कितनी ज़्यादा आपने गलती करी है या आपने लोगों से छोटा फ्रॉड है तो लोगों का पैसा दिया, छोटी मोटी पेनल्टी, ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है तो जेल भी उतनी ज़्यादा पेनल्टी, प्लस लोगों का जो पैसा आपने नहीं पे करा, जो लायबिलिटीज आपने इवेड करी हैं वो तो आपको पे करनी ही करनी पड़ेंगी। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, तो पर्सन एक्टिंग इन चार्ज कौन होते हैं, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एमडी है, सीईओ है। तो हम लोग ये मानेंगे जैसे कि कंपनी हैज़ नॉट बीन डिसॉल्व, भले ही आपकी कंपनी डिसॉल्व हो गई है, जब कंपनी मर गई तो हम कहेंगे डायरेक्टर वगैरह, लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि कंपनी एग्जिस्टेंस में है और जो लोग उस समय कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, एमडी, एम्प्लॉई, ऑफिसर्स थे, हम लोग ये मानेंगे आज भी आप लोग ही हो और आप लोग को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। द लायबिलिटी इफ एनी ऑफ एवरी डायरेक्टर, मैनेजर or other person who was exercising any power of management and of every member of a company dissolved shall continue and may be enforced as if the company has not been dissolved। तो हम लोग पेनल्टी लगाते समय ये मानेंगे जैसे कि कंपनी डिसॉल्व हुई ही नहीं है और उस समय जो लोग पावर्स एक्सरसाइज कर रहे थे
मैनेजर था, एमडी था, सीईओ थे, टॉप ऑफिशियल्स थे, सबके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो हम लोग को इतने सारे फॉर्म्स याद करने नहीं, हम लोग को STK 1 याद करना है। जब ROC स्यू मोटो आपको नोटिस भेजता है तो ROC STK 1 में भेजता है, फिर आपको कितने दिन का टाइम मिलता है अपनी, उसके बाद क्या करते हैं, किसमें एडवर्टाइज करते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देते हैं, फिर क्लेम कर दें। उसके बाद अथॉरिटीज़ को भी हम लोग लेटर भेजते हैं, वो भेज दें, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं। उसके बाद वो देखता है कि सबके क्लेम सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद वो आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करेगा एसेट्स वगैरह बेच के। STK 2 में ROC स्यू मोटो नोटिस नहीं भेज रहा, कंपनी को लग रहा है काम किया नहीं, आगे करना भी नहीं चाहते, डोरमेंट हम होना नहीं चाहते हैं, तो वो भी ROC को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वाला प्रोसीजर हमारा सेम वही रहता है। उसके बाद ये सारे फॉर्म्स हमें याद करने नहीं है, हमें नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन करना है STK 7, तो हम लोग को बस 3 फॉर्म ही करने हैं। तो जिस दिन नोटिस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ आता है उस दिन से हमारी कंपनी की लीगल डेथ मानी जाती है, और स्ट्राइक ऑफ एक हमारा शॉर्टकट है वाइंडिंग अप का। ये आपको नहीं करना है, रिस्टोरेशन ऑफ द कंपनी से हम लोग को करना है। रिस्टोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब काफ़ी बार ये होता है कि हमारी ROC ने कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया और बाद में पता चला कि कंपनी तो एग्जिस्टेंस में थी, या कंपनी ने झूठ बोल के अपने आप को स्ट्राइक ऑफ कराया, तो पेनल्टी तो आपके ऊपर लगाई ही जाएंगी, प्लस कंपनी का नाम दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाएगा बुक्स में। आपको दोबारा से इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है, फिर से नाम लो, मेमोरेंडम लो, कुछ नहीं। रजिस्टर से आपका नाम हटाया गया था, रजिस्टर में दोबारा से आपका नाम लिख दिया जाएगा। जो लोग मैनेजमेंट में थे वही लोग दोबारा मैनेजमेंट में आएंगे, और जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज था उसी ऑब्जेक्ट से आपकी बिजनेस दोबारा से चलाई जाएगी। द ROC कैन स्यू मोटो, स्यू मोटो का मतलब अपने आप से, आफ्टर इशूइंग द नोटिस स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी, इट मे सो हैपन दैट द नेम ऑफ अ कंपनी में बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी बाय ROC इवन दो द कंपनी इज एक्टिव ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिप्लाई। जो हम लोग ने केस लॉ भी पढ़ा था कि ROC ने पूरी इंक्वायरी बिठाए बिना ही कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। हो सकता है ROC ने हमें नोटिस भेजा और 30 डेज में हमें रिप्लाई करना होता है, हमने 30 डेज में रिप्लाई नहीं करा, इसलिए ROC को लगा कि कंपनी तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, और कंपनी को ROC ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया। लेकिन हो सकता है उस समय हम लोग कहीं और पे बिजी थे, ध्यान नहीं दिया। काफ़ी बार ये होता है कि हमारे पास वो पोस्ट पहुंच ही नहीं पाता है। काफ़ी बार आपके लोग साथ भी होगा, किसी ने कोई कुरियर भेजा, कुछ भेजा, हम लोग को मिला ही नहीं, तो हो सकता है वो हमें मिला ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चला ऐसा कुछ है। तो ROC को लगा कि आपने 30 दिन में रिप्लाई नहीं किया, मतलब आपकी कंपनी एक डिफंक्ट कंपनी है, तो ROC ने आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। इन सच ए केस डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैव नो ऑप्शन बट टू अप्रोच NCLT। तो रिस्टोरेशन के लिए हमें अपील करनी होती है NCLT में, जहाँ पे हमें प्रूफ करना होता है कि या तो ROC ने प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, या मान लो ROC ने प्रोसीजर फॉलो किया भी, उसने STK 1 में नोटिस भेजा भी, लेकिन हम नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाए, या हमारे पास वो नोटिस पहुंचा ही नहीं। ROC के पास प्रूफ है कि उसने पोस्ट किया, लेकिन हमें हो सकता है वो चीज़ मिली ही नहीं है, रिप्लाई करने में हम लेट हो गए, या हमने टाइमली रिप्लाई कर दिया, ROC तक वो बात नहीं पहुंच पाई, तो हमें NCLT को बोलना पड़ता है। फिर NCLT हम लोग ने पहले बड़ा वाइंडिंग अप हमेशा आखिरी ऑप्शन ही होता है। NCLT कहता है नहीं चलो ठीक है, तुम काम वाम करना चाहते हो, वो दोबारा से थोड़ी बहुत जो लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फीस लगती है वो देके आपकी कंपनी का नाम रिस्टोर कर देता है। और अगर आपने झूठ बोल के आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कराया था तो भी रिस्टोर तो किया ही जाएगा, प्लस पेनल्टीज भी आपके ऊपर लगाई जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है, ROC ने हमें स्ट्राइक ऑफ कर दिया, क्योंकि हो सकता है हमने लेट रिप्लाई वगैरह करा, तो ROC को ऐसा लगा कि कंपनी अब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, इसलिए उसने हमें स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो हम लोग अपील करते हैं NCLT को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो हमारी कंपनी का कोर्ट है, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा था, कंपनी के केसेस में हम लोग नॉर्मल सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट नहीं जाते हैं। तो जिस दिन ROC ने स्ट्राइक ऑफ का ऑर्डर दिया है उसके 3 ईयर्स के अंदर अंदर हमको जाना पड़ता है NCLT। अब हो सकता है वहाँ पे केस लॉ हो जाए कि ROC ने हमें प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, या दिया भी हमें नोटिस मिला नहीं, इसलिए हम फाइलिंग नहीं कर पाए 30 डेज में, तो ROC ने हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया हमने 4 साल के बाद। अब वहाँ पे वो लोग 4 साल नहीं लिखेंगे, हो सकता है वो लोग लिखे कि 2018 में कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दी गया अक्टूबर में, तो 19-20-21 अक्टूबर 2021 तक हमें अपील कर देनी चाहिए 3 ईयर्स। हो सकता है हमने नवंबर 2021 में अपील करी, तो NCLT ने भी हमारा केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया। NCLT के बाद हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होता है, हम वहाँ पे जाते हैं। तो क्या ये आपकी अपील सही है, तो आपको केवल ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि 3 साल तो अक्टूबर में हो चुके हैं,
हर चीज़ के फाइलिंग का एक टाइम होता है, तो हम लोग ने टाइमली अपील फाइल नहीं करी, इस ग्राउंड में हमारी अपील रिजेक्ट कर दी गई। क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो वो लोग नहीं बताएंगे 4 साल बाद अपील करी इसलिए रिजेक्ट हो गई, वो लोग ऐसी ही चीज़ आपको देंगे जहाँ पे बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें ये देखना है अक्टूबर से अक्टूबर 2021 3 साल, तो 3 साल में हमको अपील करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आरओसी जब हमें स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, हम एनसीएलटी को अपील करते हैं, कितने टाइम में अपील करेंगे, 3 इयर्स में। तो वहाँ पे वो लोग अगर देंगे भी ये केस लो तो वो हमेशा आपको डेट देंगे, तो हमें डेट कैलकुलेट करनी है 3 साल। तो यहाँ पे उस समय क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी जल्दी में तुम देते हैं 18, 19, 20, 21, 30 साल में 3 साल में हमने अपील कर दी, लेकिन हम लोग काफ़ी बार ये देखना भूल जाते हैं। तो नवंबर में 3 साल से ऊपर वो हो चुका है, क्योंकि वो 3 साल 1 महीना हो गया, हमारी अपील को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हम लोग नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल फिर जाते हैं उसके ऊपर अपील करने के लिए, तो यहाँ पे हमारी अपील को नहीं देगा। तो ये हमको याद रखना है कि जब हम लोग रिस्टोरेशन के लिए अपील करते हैं, हम कितने टाइम में करते हैं, 3 साल के। लेकिन अपील कौन करता है, जिसका नुकसान हुआ है। अगर हमने खुद ही झूठ बोल के कंपनी स्ट्राइक ऑफ करी है तो हम रिस्टोरेशन के लिए बोल ही नहीं सकते, वो तो आरओसी खुद हमारे ऊपर पेनल्टी लगाएगा और जबरदस्ती कंपनी रिस्टोर करवाएगा, भले ही हमारा मन ना हो। लेकिन कहते हैं तुम तो उस समय एग्जिस्टेंस में थे, तुम तो काम कर रहे थे, तुमने तो हमें झूठे पेपर दिए इसलिए हमने तुम्हारी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करा, तो आपकी कंपनी का नाम तो रिस्टोर किया ही जाएगा। प्लस ऊपर हम लोग ने जो पढ़ा, ये जो मैनेजमेंट जो है जो एग्जिस्टेंस में थी उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएंगी, तब तो ये लोग अपील कर ही नहीं सकते। अपील कौन करता है, जिसका नुकसान हुआ है। तो नुकसान किसका हुआ है, कंपनी का, क्योंकि आरओसी ने उनको प्रॉपर टाइम दिया नहीं रिप्लाई करने का, या आरओसी ने टाइम दिया, अगर हम प्रूफ कर दें कि हमारे पास नोटिस पहुंचा ही नहीं, या उस समय 2 ही डायरेक्टर थे, दोनों आउट ऑफ इंडिया थे, इसलिए वो लोग अपील नहीं कर पाए, वो लोग टाइमली जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हम रिस्टोरेशन के लिए आते हैं। तो हमारा एनसीएलटी हमारी बात सुनता है, लेकिन कब, 3 साल के अंदर अंदर हमको अपील करनी है। तो अपील मतलब एनी पर्सन अग्रीव्ड, अग्रीव्ड का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया हो, जो उस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, वही तो कंप्लेन करेगा ना कि हम इसकी बात से सेटिस्फाइड नहीं है। तो पर्सन अग्रीड बाय ऑर्डर, जिसका नुकसान हुआ है। आरओसी का ऑर्डर क्या है, आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करने का। अगर तो कंपनी ने खुद ही अप्लाई किया हुआ था स्ट्राइक ऑफ कर दो और आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया तो अलग बात है, या आरओसी ने आपको नोटिस दिया, आपने ही बोला कि हाँ स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो आप ही ने बोला। यहाँ पे आपका जवाब नहीं आ पाया, इस वजह से आरओसी ने आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, ये सोच के कि 30 दिन में रिप्लाई तो आपका आया ही नहीं है, मतलब आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। लेकिन बाद में जब हमारे डायरेक्टर्स बाहर से वापस होने लगा कि अब तो हमारी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है, हमें दोबारा रिस्टोर अपने आप को करवाना है, तो हम लोग एनसीएलटी को अपील करते हैं 3 साल के अंदर। अग्रीव्ड जहाँ पे भी टर्म आता है, एनी पर्सन अग्रीव्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आया हो, जिसको कोर्ट के ऑर्डर से परेशानी है और वो ऊपर वाली पार्टी को अपील कर रहा है। तो एनी पर्सन अग्रीव्ड मतलब हो सकता है कंपनी को दिक्कत है, कंपनी के डायरेक्टर्स को दिक्कत है, कंपनी के शेयर होल्डर को दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत है कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने से, वो अपील फाइल करेगा बिफोर द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, विद इन 3 years फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय आरओसी। ऑर्डर पास बाय ऑर्डर मतलब एसटी के 7 जिस दिन हमारा पास हुआ था उसके 3 साल के अंदर अंदर हम लोग ट्रिब्यूनल को अपील करते हैं। And if the tribunal is of opinion that the removal of the name of a company from register is not justified in view of absence of any of the ground on which the order was passed by the ROC, it may order for restoration of the name and the company and all the person concerned। इन सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और वो लोग दोबारा से कंपनी का नाम रिस्टोर कर देंगे। जैसे ऊपर हम लोग ने लास्ट टाइम पे केस लॉ भी पढ़ा था, जहाँ पे कंपनी ने ये प्रूफ कर दिया था कि आरओसी ने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करे और उसने हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का रिस्टोर, तो इन्होंने रिस्टोर की ही अपील करी थी, तो ये लोग अपील कहाँ पे करते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ऑनरेबल बेंच मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये लोग रिस्टोरेशन के लिए अपील करते हैं। तो 3 साल में ये लोग अपील करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। एप्लीकेशन टू एनसीएलटी बाय आरओसी फॉर रिस्टोरेशन। अब यहाँ पे क्या था कि कंपनी को प्रॉब्लम है, आरओसी ने हमारी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया, हो सकता है हम टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाए, आरओसी को हमारा रिप्लाई समझ में नहीं आया, या जैसे ऊपर वाले केस लॉ में उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आरओसी ने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए बिना, जैसे पब्लिक नोटिस वगैरह दिए बिना हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। वो तो था कि आरओसी के ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील करेंगे। यहाँ पे क्या है, अपील कौन कर रहा है, आरओसी। जब स्ट्राइक ऑफ करने के बाद आरओसी को लगा कि तुमने तो झूठ बोल के स्ट्राइक ऑफ करा, उस समय तुम्हारी कंपनी एग्जिस्टेंस में थी, या उस समय तुम्हें क्रेडिटर्स की पेमेंट
नहीं देना, इस वजह से तुमने अपने क्रेडिटर्स को फ्रॉड करने के लिए किया, तुमने हमसे बातें छुपाई। अपील करने का टाइम 3 साल ही है, चाहे आरओसी अपील करे चाहे कंपनी अपील करे, कोई भी अपील करेगा 3 साल के अंदर अंदर ही आप एनसीएलटी को अपील करोगे। आरओसी में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर डिसॉल्विंग द कंपनी अंडर सेक्शन 248 फाइल एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल सीकिंग रिस्टोरेशन। तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, लेकिन अपने मन से दोबारा से आपका नाम नहीं लिख सकता। भले ही आरओसी को पता चल गया तो तुमने उस समय झूठ बोला था, बल्कि तुम्हारी कंपनी एग्जिस्टेंस में थी, तब भी तुम्हें लगा कि इतना लंबा बाइंडिंग अप का प्रोसेस ना अपना के स्ट्राइक ऑफ करवा लेते हैं, इसलिए तुमने हमसे बातें छुपाई। जो कि हमें सच का पता होता तो हम आपको स्ट्राइक ऑफ ना करते। तो आरओसी ने ही आपका नाम काटा, आरओसी लेकिन अपने आप से आपका नाम लिखेगा नहीं, लिखने के लिए उसको एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारा आरओसी भी 3 साल के अंदर अंदर एनसीएलटी को अपील करता है कि आप अप्रूवल दे दो, तो हम आप इस कंपनी का नाम दोबारा से रिस्टोर कर ले। तो वो ग्राउंड्स बताते हैं कि क्यों हमें लग रहा है कि कंपनी ने झूठ बोला था कि हमें स्ट्राइक ऑफ नहीं करना चाहिए था। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द नेम ऑफ अ कंपनी हैज बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपनी ईदर इनएविडेंटली, इनएविडेंट मतलब धोखे से, गलती से, हमारी गलती की वजह से हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की और हमने कंपनी का नाम हटा दिया, और ऑन द बेस ऑफ इनकरेक्ट हमने हर चीज चेक करी, कंपनी ने इन्फॉर्मेशन ही हमें झूठी दी। अब हम बोलेंगे कि अच्छा आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए, आधार कार्ड देखो, आपने आधार कार्ड देखे, हमने बोला ठीक है। अब हम उसको चेक थोड़ी करेंगे कि आप ही का है, आपकी फिंगरप्रिंट मैच कर रही है नहीं करी, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे। आरओसी की ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने की नहीं होती, आरओसी की ड्यूटी है आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे, हमने देखा डॉक्यूमेंट है, चलो ठीक है। अगर हमने बोला कि आईडी में पासपोर्ट लगेगा, आपने पासपोर्ट देखा, हम कहते हैं हम उसको चेक थोड़ी करेंगे कि ये सही है कि तुमने गलत पासपोर्ट बनवा लिया। वो जिम्मेदारी आरओसी की नहीं होती, आरओसी की जिम्मेदारी है आपसे चीजें मांगी, आपने प्रोवाइड करी, हमने आपकी बात मान ली, उसकी डिटेल आरओसी चेक नहीं करता। तो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, उसके बेसिस में कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी। बाद में हमें पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी, हो सकता है किसी क्रेडिटर ने अपील करी या बाहर उस समय कुछ क्रेडिटर थे, इसलिए हमने उनके आने से पहले ही कंपनी स्ट्राइक ऑफ करवा दी। कि जब पब्लिक नोटिस भी गया, पब्लिक नोटिस कहाँ पे जाता है, जनरल न्यूज़पेपर में, वो बंदा उस समय स्टेट में था ही नहीं, हो सकता है देश के बाहर था। जब वो बंदा वापस उसको लगा तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, हमारा तो पैसे ही खा गई, उसने हो सकता है आरओसी को कंप्लेंट कर दी हो। तो कहीं से भी आरओसी को पता चले कि हमारी गलती की वजह से कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, हमने जल्दबाजी में जाए, या फिर कंपनी ने ही हमें गलत तरीके से STK 2 में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके बेसिस में हमने कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। स्ट्राइक ऑफ हमने कर दिया, रिस्टोर हम खुद नहीं कर सकते, रिस्टोर के लिए हमें ट्रिब्यूनल को अपील करनी पड़ती है, चाहे कंपनी अपील करे चाहे आरओसी अपील करे, अपील करने का टाइम 3 साल है। और ये बात याद रखो कि टाइम पीरियड वो लोग हमेशा आपको इसी तरीके से देंगे, जहाँ पे 15-20 दिन का ही हो सकता है फर्क, हो सकता है यहाँ पे ये लोग डेट लिख दे कि 20 अक्टूबर 2018 और अपील हमने करी 25 अक्टूबर 2021, तो भी यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा एक्सीड कर गया। कुछ भी वो लोग आपको देंगे, जैसे आपका वहाँ पे जब आप लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो, वहाँ पे मीटिंग्स वाला जो चैप्टर होगा आपका, वो बहुत बड़ा चैप्टर, उससे केस लॉ बहुत फंसते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग केस लॉ होता है। हम लोग ने पढ़ा था, हमने शायद आपको बताया होगा कि मीटिंग से पहले 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, और उस नोटिस में जिस दिन हम लोग नोटिस पोस्ट करते हैं वो दिन काउंट नहीं होता, और डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं होता। तो वो लोग मीटिंग का जो नोटिस का डेट हमेशा कैलकुलेट करने को देते हैं। तो कुछ बच्चे की काउंटिंग में वो 20 दिन आ रहा होता है, कुछ बच्चे की काउंटिंग में वो 21 दिन आ रहा होता है, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा, बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है वो भी काउंट नहीं होगा। वो लोग बीच में लिख देते हैं कि मान लो हमारी नोटिस गया 1 अगस्त को और हमारी मीटिंग है मान लो 22 अगस्त को या 23 अगस्त को, तो बच्चा कहता है 21 दिन तो पूरा, क्योंकि ये वाला दिन हमने काउंट नहीं किया, ये वाला दिन हमने काउंट नहीं किया, 21 दिन बन गए। लेकिन बीच में 15 अगस्त पड़ी थी, वो बच्चों ने जिनका उस समय दिमाग चल गया, उनकी गिनती के हिसाब से 20 दिन आया, तो उन्होंने कहा कि ये नोटिस वैलिड नहीं है। जिनका उस समय दिमाग नहीं चला, उन्होंने कहा कि ये तो पब्लिक हॉलीडे है। तो इसलिए वो लोग हमेशा इसी तरीके की डेट्स देते हैं जहाँ पे अपना दिमाग लगाना होता है, क्योंकि डेट ऑफ पोस्टिंग द नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग हमारा काउंट नहीं होता। तो ये 2 दिन काउंट नहीं करेंगे तो पूरे 21 दिन हमारे आ जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे हमें 15 अगस्त याद नहीं रहा तो हमारे 21 दिन आएंगे। 15 अगस्त अगर हमें याद रहा तो डेट आएगी हमारी 20 दिन की। तो 20 दिन का मतलब हमारा नोटिस वैलिड नहीं है। क्या हो गया, कुछ कंफ्यूजन है? संडे काउंट करेंगे अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है। संडे को मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग जो है नेक्स्ट डे होगी। लेकिन जब हम लोग नोटिस का डे काउंट करते हैं तो बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है वो काउंट नहीं करते। और मान लो पहले से ही सरकार ने बोला हुआ है कि 12 अगस्त भी पब्लिक हॉलीडे है, अगर हमें पहले से ही पता था वो भी हमारा काउंट नहीं होगा। वैसे तो 12 अगस्त पब्लिक हॉलीडे नहीं है, तो यहाँ पे हमारे 2 दिन हट जाएंगे। हो सकता है वो लोग क्वेश्चन में आपको दे दे कि 12 अगस्त जो है वो काउंट नहीं होगा और यहाँ पे डेट वो आपको 24 की दे देते।
तो भी हमें देखना होगा कि उन्होंने 15 अगस्त नहीं बोला, हमें तो 15 अगस्त उसमें इंक्लूड करना ही करना है। तो अगर हम 1, 12 और ये हटाएंगे तो हमारे 21 दिन आ जाएंगे, लेकिन हम उस समय 15 अगस्त भूल गए। तो अगर हम 15 अगस्त करेंगे तो 20 दिन मतलब नोटिस 21 दिन करें। तो वो लोग हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जहाँ पे काउंटिंग या 20 दिन या 21 दिन की ही आएगी। तो हमें ध्यान में खुद रखना है कि उस दिन अगर कोई पब्लिक और जैसे 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी है, क्रिसमस ईव है, तो ये सब ना पड़े वहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वो लोग काउंट, वो तो जो भी आपका फैकल्टी पढ़ा रहा है वो मैम आपको पढ़ाएंगी जब आप मीटिंग्स में जाओगे चैप्टर में। अभी तो वहाँ तक आप पहुँचे नहीं होगे मीटिंग्स वाले चैप्टर में। तो उससे बहुत सारे केस लॉज हमारे आते हैं, काउंटिंग वाले ही आते हैं हमारे, तो हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे। तो हम वही बता रहे थे कि आपके इसी तरीके से आएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें आंसर आता भी है लेकिन अगर हमने यहाँ पे गलती करी तो भी मार्क्स हमारे कटेंगे। तो हमें बहुत केयरफुली ही वो चीज़ देखनी है, क्योंकि हमने जैसे बताया केस लॉ में पूछना उन्होंने आपसे यही है कितने टाइम में अपील करो, लेकिन उन्होंने आपसे डेट वाइज पूछ लिया। तो हमें खुश नहीं हो जाना, रहे 2018 2021 3 साल हो गए, अक्टूबर 3 साल हो गए, तो वो लोग डेट भी देंगे, हो सकता है 20 अक्टूबर की जगह 21 अक्टूबर भी दे दें। हमें बस वहाँ पे अच्छी तरीके से अपना दिमाग खोल के जाना है, बादाम बादाम खा के जाने हैं कि दिमाग हमारा चले। तुम लोगों का कब का है अटेम्प्ट? दिसंबर में ना? अच्छा जून में है एक बच्चे का। तो दिसंबर वाला बच्चा तो बादाम खा सकता है, उस समय सर्दियाँ होती हैं, तुम लोग बादाम भिगो के खाना। लेकिन बादाम वगैरह खाते हो ना? बादाम बादाम खाओ, दिमाग तेज करो। नहीं खाते? बादाम खाओ, थ्रैप्टन के बिस्किट खाओ, दिमाग अपना तेज करो। सीएस जब तक कर रहे हो दिमाग को बहुत अपना खुला रखो हर तरीके से। चलो, तो यहाँ पे है कि चाहे आरओसी अपील करे चाहे हम अपील करें, हमें 3 साल के अंदर अंदर अपील करना है एनसीएलटी को। तो एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अ नेम बाय अ कंपनी और एनी मेंबर क्रिएटर वर्कमैन, तो वो कहते हैं कोई भी अपील कर सकता है। कंपनी का मतलब कंपनी के बिहाफ में कंपनी के डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट है, क्रिएटर है, हो सकता है एम्प्लॉय कहते हैं कि कंपनी तो हमारी सैलरी नहीं दी, लाइबिलिटीज तो एम्प्लॉयज़ की भी हैं। क्यों? एम्प्लॉयज़ भी तो एक तरीके से हमारे क्रिएटर ही। हम लोग ने वाइंडिंग अप में भी जब पढ़ा था वाटरफॉल अरेंजमेंट, उसमें भी तो यही था कि पहले आपको वर्कमैन की भी सैलरी देनी है। तो वर्कमैन की अगर सैलरी नहीं दी तो वो भी आपके क्रिएटर्स ही हैं, 24 महीने और 12 महीने। उसके बाद सिक्योर्ड क्रिएटर, फिर हमारे अनसिक्योर्ड क्रिएटर। तो मान लो कल को वर्कमैन क्लेम कर दे कि कंपनी ने काम से हमको बाहर भेजा हुआ था और जब तक हम आए कंपनी ने अपनी कंपनी वाइंड अप कर दी और हमारी तो पिछले 2, 3, 4 महीने की सैलरी बाकी है, तो कोई भी अपील कर सकता है कंपनी के बिहाफ में जिस भी बंदे का नुकसान हुआ है। जब हम लोग कहते हैं कि कंपनी ने लायबिलिटीज इवेट करी, लायबिलिटी का मतलब केवल क्रेडिटर्स नहीं होता, लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिसकी भी पेमेंट बाकी है, चाहे सप्लायर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे टैक्स अथॉरिटी हो, आरओसी हो, कोई भी अपील कर सकता है। द ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी मेंबर क्रेडिटर और वर्कमैन अग्रीड बाय company having its name struck off from the register before the expiry of 20 years from the date of publication official gazette of notice of dissolution of a company if satisfied that the company was at the time of being struck off carrying on the business or it is otherwise just that the name of a company be restored to the register of company may order name of a company be restored। मतलब वो कहते हैं जिस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ हुए अभी 20 साल हुए हैं, हमें अपील करनी है 3 साल के अंदर। हमें 20 साल का टाइम नहीं मिल रहा, हमने अपील करनी है 3 साल में। लेकिन ज़रूरत नहीं कि एनसीएलटी हमारे ही मामले के लिए है, भले ही सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में ज़्यादा भीड़ है लेकिन एनसीएलटी में भी कम भीड़ नहीं। हम गए तुरंत हमारा भी मामला सॉल्व नहीं होगा, पहले से कुछ कंपनी के केसेस लगे होंगे या हो सकता है हमारी केस है पेंडिंग चल रहा है, अभी सुनवाई पे सुनवाई जो टलती चली जाती है वो हो रही है। तो हो सकता है 2, 3, 4 साल हमें केस लड़ते लड़ते लग जाए। तो कंपनी को जब बंद हुए 20 साल हो गए हैं तब तक आप रिस्टोर का केस आगे बढ़ा सकते हो। एनसीएलटी नहीं, एनसीएलटी में अपील करेंगे तो 20 साल तक, मतलब जिस दिन हमारी कंपनी को डिसोल्यूशन का ऑर्डर मिला है उसके 20 साल तक कंपनी को रिस्टोर किया जा सकता है। हमें 3 साल का टाइम मिला है अपील करने के लिए। हो सकता है कोर्ट में हमें 8, 10, 12 साल लग जाए लड़ते लड़ते, क्योंकि एनसीएलटी भी इतना खाली नहीं है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की तरह भीड़ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खाली, क्योंकि सारी जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया की उन सबके मामले एनसीएलटी में ही जाते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ है, हो सकता है हमारा नंबर ही 5 साल बाद आए, हम जाएं फिर 2, 3, 4 साल हमको लग जाए। तो 20 साल तक आप अपनी कंपनी के रिस्टोरेशन का केस लड़ सकते हो। अगर आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ हुए 20 साल से ऊपर हो गया तो आपकी कंपनी का नाम रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो हमको 20 साल का टाइम नहीं मिल रहा, हमें 3 साल का टाइम है अपील करने के लिए। और जो कंपनी को स्ट्राइक ऑफ हुए भी 20 साल हो गए उनको रिस्टोर किया जाए। हो सकता है केस लड़ते लड़ते 21 साल पूरे हो गए तो आपकी कंपनी का नाम रिस्टोर नहीं किया जाएगा। 20 साल केस भले ही पहले किए, केस तो हमें 3 साल के अंदर करना ही करना है।
अब हमने 3 साल तक अब केस किया, बचे हमारे पास 17 साल, 7 साल बाद हमारा नंबर आया, बचे हमारे पास 10 साल। हो सकता है उसमें सुनवाई टली, आपका वकील मर गया, कोई दूसरा बंदा मर गया, कुछ हो गया, जज मर गया, जज चेंज हुआ, जो भी हुआ। यहाँ हो सकता है एनसीएलटी में आपने अपील करा, आपको उन्होंने रिस्टोरेशन का ऑर्डर नहीं दिया, आपने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करा, वहां पे टाइम लगा, 21 साल हो गए, काम आपका खत्म हो गया वहीं पे। तो 20 साल अगर कंपनी को स्ट्राइक ऑफ हुए हो गए हैं, उसके बाद आपकी कंपनी का नाम रिस्टोर नहीं हो सकता। तो हमें ये नहीं लगना कि 20 साल में हम अपील करेंगे, हम 3 साल में अपील करेंगे और 20 साल तक रिस्टोरेशन का केस चल सकता है। 20 साल के अंदर अंदर कंपनी को जब स्ट्राइक ऑफ किया है, उसके 20 साल के अंदर अंदर हमें रिस्टोरेशन का ऑर्डर मिल सकता है। 20 साल के बाद हमें रिस्टोरेशन का ऑर्डर नहीं मिल सकता। Further, the tribunal may also pass an order and give such other direction as make such provision as demand just for placing the company or all other person in the same position। और अगर ट्रिब्यूनल ने आपकी कंपनी का नाम रिस्टोर कर दिया तो हम लोग ऐसे मानेंगे जैसे द नेम ऑफ अ कंपनी हैज नेवर बीन स्ट्रक ऑफ, और जो लोग पहले कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, एमडी थे वही लोग दोबारा, अगर वो मर गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो जिंदा हैं तो वही लोग मैनेजमेंट को संभालेंगे दोबारा से आके। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी हमें आरओसी को फाइल करनी है, क्योंकि जब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा तभी आरओसी हमारी कंपनी का नाम दोबारा से रीस्टोर करेगा। तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी 30 दिन के अंदर हम आरओसी को देंगे, तब आरओसी हमारा नाम दोबारा से लिखेगा। जब उसने हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ किया था, उसने हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया था, अब वो हमें दोबारा से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा एक और केस लॉ आता है, यहाँ पे पेटिशनर, पेटिशनर मतलब जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, जो पेटिशन लगाता है, पेटिशन का मतलब एप्लीकेशन, उसको पेटिशनर बोलते हैं, और जिसके खिलाफ केस करते हैं उसको डिफेंडेंट बोलते हैं, कि तुम अपने डिफेंस में क्या बोलना चाहते हो। तो द पेटिशनर स्टेटेड दैट द कंपनी वाज स्ट्रक ऑफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी इटसेल्फ वाइड ऑर्डर डेटेड दिस। तो वो कहते हैं जिस बंदे ने अपील करी उसने बोला कंपनी ने खुद एप्लीकेशन लगाई थी आरओसी को कि हमें तुम स्ट्राइक ऑफ कर दो। 2 जनवरी 2015 में, मतलब कंपनी के बिहाफ में हो सकता है शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डायरेक्टर, वर्कमैन, किसी ने भी अपील लगाई हो कि कंपनी ने खुद ही अप्लाई किया था, एसटी के 2 फॉर्म खुद फाइल किया था कि हमारी कंपनी को आप स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। पेटिशनर फर्दर स्टेटेड दैट द कंपनी फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइक ऑफ ड्यू टू रिसेशन। उस समय काम धंधा अच्छा चल नहीं रहा था, जैसे इस समय कोरोना है, लोगों का काम अच्छा चल नहीं रहा, तो उस समय कंपनी अच्छी चल नहीं रही थी, तो हम लोग ने कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा दिया था। कंपनी का काम हो सकता है 1-2 साल बंद रहा, हमने कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करा दिया। कोई झूठ बोल के स्ट्राइक ऑफ नहीं कराया, काम चल ही नहीं रहा था, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करा दिया। लेकिन अब नाउ ओइंग टू फेवर, लेकिन अब मार्केट कंडीशन रिसेशन में नहीं, अब मार्केट कंडीशन अच्छे हैं, अब हमारी मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है कि हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। जो पहले हमारे डायरेक्टर और मैनेजर थे वही लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम रिस्टोर कर दो। तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं, हमको नहीं पता, हम तो खुद पूछ रहे हैं। उस समय हमने अपनी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करवा लिया और अब हम चाहते हैं कि अब तो मार्केट कंडीशन अच्छे हैं, आप हमारा नाम दोबारा से रिस्टोर कर दीजिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता गधों, क्योंकि उस समय उसने स्ट्राइक ऑफ करा दिया, कंपनी मर गई। और अगर उस समय हमने झूठ बोला होता या आरओसी की गलती की वजह से स्ट्राइक ऑफ होता तो रिस्टोर होता। तुमने भी सब सही बोला, आरओसी ने भी सब सही करा और कंपनी को हटा दिया गया। अब जब तुम चाहते हो दोबारा बिजनेस करना, क्योंकि अब मार्केट कंडीशन अच्छा है तो तुम बिजनेस करना चाहते हो, उस समय मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं थी, तुमने बंद किया, तुमने भी उस समय कोई झूठ नहीं बोला, आरओसी ने भी झूठ बोल के या जबरदस्ती कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं कराई, आरओसी ने भी सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो करा, कंपनी ने भी सब सही बोला कि काम नहीं चल रहा, आगे भी नहीं चल पाएगा, कि हम लोग को बिजनेस नहीं करना। तो इसमें हम रिस्टोरेशन हम कब कराते हैं? जब या तो आरओसी ने झूठ बोल के रूल रेगुलेशन फॉलो ना करके या गलती से कंपनी स्ट्राइक ऑफ की हो, या कंपनी ने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, या कंपनी ने बोला हो कि आरओसी ने गलत तरीके से कंपनी स्ट्राइक, यहाँ पे कंपनी ने भी सब फॉलो करा, आरओसी ने भी सब फॉलो करा। तो अब अगर हमें दोबारा से बिजनेस करना है तो हमें दोबारा से अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी पड़ेगी। रिस्टोरेशन कब होता है? जब आरओसी ने गलत तरीके से कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ किया, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या आरओसी कहते हैं कि इसने झूठ बोल के कंपनी स्ट्राइक ऑफ कराई। यहाँ पे कंपनी ने भी सब सही किया, आरओसी की भी कोई गलती नहीं बताई, आरओसी ने भी इंक्वायरी करी, उसने बोला कि हाँ कंपनी का तो कोई काम चल ही नहीं रहा, उसने स्ट्राइक ऑफ कराया। तो वो कह रहे हैं उस समय रिसेशन था,
अब मार्केट कंडीशन अच्छी है तो हम चाहते हैं यही कंपनी को दोबारा से रीस्टोर करवा दें और वही डायरेक्टर वगैरह, भले ही वही डायरेक्टर है, भले ही वही शेयर होल्डर है, भले ही वही बिजनेस है, लेकिन कंपनी प्रॉपर रूल रेगुलेशन से स्ट्राइक ऑफ हुई थी, वो रीस्टोर नहीं होगी। रीस्टोरेशन कब होता है? जब किसी के ऑर्डर से आप डिससेटिस्फाइड हो। उस समय तो आप डिससेटिस्फाइड थे नहीं, क्योंकि तुम भी यही चाहते थे और तुम्हारे कहने पर ही आरओसी ने, यहाँ पे अगर तो ये होता स्यू मोटो, आरओसी ने विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अस कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी तो रिस्टोरेशन हो जाता है। यहाँ पे कंपनी ने खुद अप्लाई करा और यहाँ पे आरओसी की भी कोई गलती नहीं बताई गई। आरओसी ने भी, हम लोग यही मानेंगे, प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए जब कंपनी स्ट्राइक ऑफ करी है, तो यहाँ पे रिस्टोरेशन का तो मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे हमें फ्रेश तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी पड़ेगी। अगर आप किसी जॉब को लात मार देते हो, इस समय हम लोग के पास काफ़ी केसेस आते हैं। कोरोना के टाइम पे हमारे 2-3 ट्रेनीज थे जो कहाँ पे RSPL में थे, उन्होंने फेब एंड या मार्च में ही कंपनी छोड़ी। RSPL जो हमारी ये है, नमस्ते इंडिया घड़ी डिटर्जेंट, RSPL, वो काफ़ी CAs को हायर करती है। सबसे पहले बच्चा वहीं पे जाता है, क्योंकि उनके पास इतने CAs हैं, वो 20-25 हज़ार में बच्चे को ले लेते हैं। तो बच्चे को भी लगता है कि 2-3 महीने काम करो, नाम के आगे एक्सपीरियंस भी हो गया, और वो लोग तब अच्छी कंपनीज में अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग के ऑफिस के 2-3 ट्रेनीज थे जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे। फेब में 1-2 बच्चों ने छोड़ा और मार्च में एक लड़की ने छोड़ा। उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन करी कानपुर में ही, तुरंत कोरोना हो गया, वहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, यहाँ पे उनको हटा दिया गया। तो अब उन्होंने खुद कंपनी छोड़ी तो RSPL उनको दोबारा से तो लेगी नहीं, तो ये वही वाला केस है। तो वहाँ से भी वो लोग गए, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कोरोना हो रहा है, वहाँ से भी गए, यहाँ से भी गए, तो बच्चे 1 साल बेरोजगार बैठे रहे। तो उनके नाम क्या कि जो एक्सपीरियंस था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस 2-3 महीने का लिया, 1 साल तुम घर पे बैठे हो, तो वहाँ से भी लोग गए। तो अब जाके एक आध बच्चे की अब जाके टैनरी में जॉब लगी है, एक आध अभी भी घूम रहे हैं बेचारे रिज्यूमे ले, क्योंकि इस समय जॉब्स फ्रेशर्स को फिर कोई दे भी नहीं रहा। इस समय वो लोग कह रहे हैं पहले ही जो इतने पुराने बच्चे उनको दें कि तुम लोग को दे, क्योंकि 1 साल का उनका ब्रेक हो गया। तो ये वही है, उस समय मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं थी, तुम हमें अच्छी सैलरी नहीं दे, तुम्हारी कंपनी को हमने लात मारी कि वो 5,000 ज़्यादा दे रहे हैं, उस कंपनी ने लात मारी, हम तुम्हारे पास आ गए। तो ये नहीं होगा, अब तुम फ्रेश स्टार्ट ही करो वहाँ पे। तो यहाँ पे वही है, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं थी, हमने कंपनी बंद कर दी। अब मार्केट कंडीशन फेवरेबल है तो हम रिस्टोरेशन के लिए नहीं जा सकते, हमें दोबारा से कंपनी इनकॉर्पोरेट ही करवानी है। तो वहाँ पे हमें केस लॉ समझना है, तुरंत मुंडी नहीं हिला देनी हाँ नाम में, हमें पूरा समझना है। रिस्टोरेशन कब होगा? जब कंपनी ने झूठ बोल के कंपनी बंद करवाई या ROC ने गलत तरीके से कंपनी, यहाँ पे किसी ने गलती नहीं करी, बस उस समय रिसेशन था, हमारा मन नहीं किया, आज मन किया। हमारे मन से लॉ नहीं चलता, लॉ अपने तरीके से चलता है। तो यहाँ पे क्या है, NCLT ने क्या डिसीजन दिया, द प्रोविजन अंडर सेक्शन 252(3) कुड बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन कंपनी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी। तो कहते हैं कि कंपनी के खिलाफ आप रिस्टोरेशन के लिए अपील कब कर सकते हो? जब ROC की गलती से कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई, या ROC को कंपनी ने गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह दी, इसलिए ROC ने आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो तब अगर किसी भी मेंबर को, वर्कर को, क्रेडिटर को किसी का भी नुकसान हुआ तो वो हमारे पास अपील करता, हम कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करते। यहाँ पे कंपनी ने भी झूठ नहीं बोला था, उस समय तो कंपनी को भी लगा कंपनी का काम नहीं चल रहा। ROC ने भी आपको पूरा मौका दिया था, ROC ने भी कोई गलती नहीं करी है। उस समय सबके क्लेम्स भी सेटिस्फाई हुए थे, जिसका जितना पैसा, सबके क्लेम सेटिस्फाई हुए, तो आप लोग तो अपील कर ही नहीं सकते हो। ऑन द फेस ऑफ इट अपीयर दैट द कंपनी हैज बीन स्ट्रक ऑफ ऑन एप्लीकेशन गिवन बाय द कंपनी, और कंपनी ने खुद अप्लाई किया था हमें स्ट्राइक ऑफ कर दो, उस समय किसी को दिक्कत नहीं थी। हाउएवर इट इज़ नॉट अ केस दैट इट वाज स्ट्रक ऑफ इन, तो ROC ने गलती से या जबरदस्ती तो आपकी कंपनी को बंद कराया नहीं, तुम ही ने बोला कि हमारी कंपनी को बंद कर दो, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, कंपनी उस समय काम नहीं कर पाई थी, रिसेशन था, काम चल नहीं पाया। द बेसिस फॉर रिस्टोरेशन इज दैट द मार्केट कंडीशन आर फेवरेबल एंड हेंस द कंपनी वांट्स टू रिस्टोर इट्स नेम ऑफ अ कंपनी। तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि उस समय मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं थी तो बंद हो गया, आज मार्केट कंडीशन अच्छी है तो हमारा नाम लिख दो, ताकि हमें दोबारा से इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस ना अपनाना पड़े। देयर बाय द सेट पिटिशन हैज फेल्ड एंड वॉज डिसमिस। तो वो कहते हैं कि अगर इन रीजन की वजह से तुम्हारा नाम हटाया जाता तो हम रिस्टोर करवाते। कुछ भी गलत तरीके से रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई नहीं थी। आज जब तुमने अपने मन से कंपनी स्ट्राइक ऑफ कराई और प्रॉपर रूल रेगुलेशन से स्ट्राइक ऑफ कराई, हम रिस्टोर नहीं करेंगे। अब तुम्हें अगर दोबारा काम करना है, तुम्हें काम करने से नहीं रोका जा रहा, वही लोग दोबारा काम करो, वही बिजनेस करो, लेकिन आपको दोबारा से इनकॉर्पोरेट करानी पड़ेगी। आपका नाम केवल हटाया गया
और केवल एंटर नहीं किया जाएगा, आपको दोबारा से प्रॉपर फॉर्म फाइलिंग और प्रॉपर फीस वगैरह देनी पड़ेगी। क्योंकि रिस्टोरेशन कब होता है, जब आरओसी ने आपको मौका नहीं दिया या आरओसी की गलती की वजह से कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई या कंपनी झूठ बोल के अपने आप को स्ट्राइक ऑफ करवा रही है, तो कल को कोई भी मेंबर वर्कमैन जिसको दिक्कत थी उसने क्लेम किया 3 साल में। यहाँ पे किसी को भी दिक्कत नहीं है, स्ट्राइक ऑफ की वजह से किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये दिक्कत है कि उस समय काम नहीं चल रहा, स्ट्राइक ऑफ करा लिया, अब काम चल रहा है तो कंपनी को चलवा ले। स्ट्राइक ऑफ से किसी का नुकसान नहीं हुआ, ना आरओसी की गलती थी ना तुम्हारी गलती। तो ये रिस्टोरेशन का केस नहीं है, ये केस हमारा रजिस्ट्रेशन का है। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना है और आपको कंपनी आगे चलानी है। ये केस लॉ क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। सेम हमारा इसी तरीके से आएगा स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जिस तरीके से हम लोग ने कंपनी का स्ट्राइक ऑफ पढ़ा था सेम वही है, बस जहाँ पे हम लोग ने कंपनी पढ़ा था वहाँ पे, क्योंकि एलएलपी भी रजिस्टर्ड हम लोग पढ़ते हैं, एलएलपी का भी परपेचुअल सक्सेशन है। अब केवल पार्टनरशिप होती तो एट विल हम लोग उसको बंद कर लेते। अब ये एलएलपी है, रजिस्टर्ड है, नेचुरल बर्थ है नहीं, लीगल बर्थ है तो लीगल डेथ ही होगी। तो अगर तो सेम प्रोसीजर इसमें ये आएगा, 1 साल तक एलएलपी काम नहीं कर पाई या 2 साल तक काम रुका हुआ, सेम हमारे वही चीज़ें आएंगे। यहाँ पे हम आपको केवल टिक कराएंगे, आप इसमें रीड करके आओगे, ये आपका बिल्कुल सेम चलेगा। बस जहाँ पे कंपनी है वहाँ पे एलएलपी लिखा है। यहाँ पे भी आपका वही है कि हमारा एलएलपी अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाया या 2 साल तक एलएलपी अपना काम नहीं कर रहा है तो वो आरओसी को बोलता है हमारी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर लो। स्यू मोटो जैसे आरओसी हमें स्ट्राइक ऑफ करता है, यहाँ पे भी वही है। स्यू मोटो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, पहले आरओसी हमें नोटिस भेजता है, यहाँ पे एसटी के 1 2 3 नहीं है, फॉर्म्स अलग है। पहले आरओसी हमें नोटिस देगा, 30 दिन का टाइम देगा रिप्लाई करने का। हमारे रिप्लाईज को वो देखेगा कि कंपनी काम करना चाहती है कि नहीं, वो सारी बातें देखेगा। उसके बाद वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देगा, 30 दिन में लोग अपना क्लेम देंगे। उसके बाद वो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करेगा, असेट्स बेचे जाएंगे, लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ होंगी और जिस दिन डिसोल्यूशन का ऑर्डर आता है उस दिन हमारी एलएलपी स्ट्राइक ऑफ। तो सेम वही है, हमारा कंपनी को नोटिस जाता था, यहाँ पे एलएलपी को नोटिस जाएगा। 30 दिन का टाइम मतलब 1 मंथ का टाइम आपको रिप्लाई करने के लिए मिलेगा। आपने क्या रिप्लाई करा है, अगर तो आरओसी सेटिस्फाइड है कि हाँ तुम आगे काम करना चाहते हो तब तो ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि आगे काम नहीं चल रहा तो वो न्यूज़पेपर में नोटिस देता है, एक इंग्लिश और एक जनरल न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर और एक हिंदी न्यूज़पेपर में वो नोटिस देगा। 1 महीने का टाइम जनरल पब्लिक को मिलता है, जिसको जिसको अपने क्लेम्स वगैरह देने हैं, ऑब्जेक्शन वगैरह देना है, 1 महीने में दे दे। 1 महीने के बाद वो आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, असेट्स डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे, लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी और नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। सेम जो हमारी कंपनी का प्रोसेस था, बस एलएलपी में हम लोग को एसटी के 1 to 7 ये पॉइंट्स नहीं लिखने, प्रोसीजर वही है। दूसरा हम लोग ने क्या पढ़ा था, आरओसी नहीं कह रहा, हम खुद आरओसी के पास जा रहे हैं, हमें स्ट्राइक ऑफ कर दो। यहाँ पे भी हम लोग खुद, हमने इनकॉर्पोरेशन के 1 साल तक अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करा है, हम आरओसी के पास जाते हैं। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मीटिंग, फिर शेयर होल्डर मीटिंग। यहाँ पे बोर्ड और शेयर होल्डर अलग अलग तो है नहीं, पार्टनर्स ही हैं। ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में काम हम लोग पार्टनरशिप की तरह करते हैं एलएलपी में, बस प्रोविजन कंपनी लॉ के भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स की मीटिंग करेंगे, पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया, हम अपने आप से बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग बंद होना चाहते हैं। सारे पार्टनर्स की अप्रूवल मिल गई, सारे पार्टनर्स मतलब मेजॉरिटी की अप्रूवल मिल गई। हम लोग एक पार्टनर को ऑथराइज करते हैं कि आरओसी को अप्लाई किया जाए। आरओसी को जब हमने अप्लाई किया, आरओसी क्या करता है, सारी अथॉरिटीज़ वगैरह से बात करता है, जो हम लोग के प्रोविजंस थे। हम लोग ने क्या पढ़ा था, आप अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह दिखाओ, सेम वही चीज़ें हम लोग पार्टनरशिप अग्रीमेंट की कॉपी वगैरह दिखाएंगे। उसके बाद सारी अथॉरिटी से बात करा जाएगा, आपकी एप्लीकेशन में पूरी डिटेल वगैरह लिखी जाएगी कि क्यों क्लोज होना चाहते हो, आपके पार्टनर्स वगैरह कौन थे, पूरी डिटेल। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, जनरल पब्लिक को वो इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद वो स्ट्राइक ऑफ कर देगा, 1 महीने का टाइम पब्लिक को दिया गया अपना क्लेम। वहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था कि शेयर होल्डर की मीटिंग, यहाँ पे शेयर होल्डर मीटिंग है नहीं, पार्टनर्स की अप्रूवल, वो लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट और उसके बाद नोटिस ऑफ सेम वही है, बस वहाँ पे शेयर होल्डर और डायरेक्टर थे, यहाँ पे उन दोनों की मीटिंग ना करके पार्टनर्स की मीटिंग करनी है। बाकी पूरे प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे फॉर्म्स नहीं है। वहाँ पे एसटी के 1 to 7 थे, एलएलपी के केस में हमें वो नहीं लिखना है, हमें केवल स्टेटमेंट लिखनी है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर टू बी कंटिन्यूड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ, जो हम लोग ने वहाँ पे पढ़ा। बाद में अगर हमें पता चला कि आप झूठ बोल के स्ट्राइक ऑफ हुए थे तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो मैनेजमेंट टीम थी उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। यहाँ पे मैनेज कौन करता है, पार्टनर्स, पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी।
पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू वाइंड अप, तो यहाँ पे अगर हम पूरा वाइंडिंग अप का काम करते तो ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग ऑफ का काम कौन करता है? हमारा आरओसी, तो आरओसी के पास जा रहे हैं। रीस्टोरेशन में आपका सेम वही वाला पॉइंट है जो हम लोग ने उसमें पढ़ा है कि आरओसी ने हमारा नाम हटा दिया है, हम लोग रीस्टोर के लिए अप्लाई करेंगे, दोबारा से हम लोग एनसीएलटी को ही अपील करेंगे। अगर आरओसी ने गलत तरीके से या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बंद कर दिया है तो हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। सेम वही कहानी है हमारी, हम लोग, आप यहाँ पे लिखोगे, हम लोग एनसीएलटी में अपील कर सकते हैं। जो हमारा प्रोसीजर ऊपर वाला है सेम वही है। यहाँ पे इन्होंने हाई कोर्ट टर्म यूज़ किया है, हम लोग एनसीएलटी ही यूज़ करेंगे। एनसीएलटी को हम लोग पिटिशन फाइल करते हैं फॉर रीस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी इन रजिस्टर ऑफ एलएलपी। वहाँ पे रजिस्टर ऑफ कंपनी में हमारा नाम रजिस्टर किया जाता है, यहाँ पे रजिस्टर ऑफ एलएलपी। सेम वही चीज़ है, फिर भी आप लोग एक बार रीड कर लो, कहीं पे कोई लाइन, वैसे तो लाइन्स डिट्टो वही लिखी हुई हैं जो ऊपर लिखी, कुछ अलग नहीं लिखा, फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ पा रही है तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इतना ही हम लोग रख रहे हैं।